चमचा युग की पैदाइश है, वो चमचे और गुलाम हैं कि चमचा युग का अंत करेंगे। तो हम ठाकुर बामन बनिया को वोट देना बंद कर दें। इस देश के अंदर अगर हमने सामाजिक व्यवस्था को समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे महापुरुष को सम्मान इसलिए नहीं दिया गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं जो डॉक्टर लिखता हूं, मैं कोई दवाई वाला और मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूं। मैंने डॉक्टरेट की है, मैंने पीएचडी की है पढ़ाई में, और मेरा जो पीएचडी का जो विषय है वो विषय है डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के चिंतन का मायावती के राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव। इस विषय पर पीएचडी करने वाला व्यक्ति पूरे भारत का मैं एकमात्र व्यक्ति हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं हूं, आपके समाज का व्यक्ति हूं, आपकी विधानसभा का रहने वाला हूं। ग्राम रेहट में मेरा जन्म हुआ है, मौना घाटी गांव के पास में। साथियों, मैं अपने नाम के बारे में भी आपको एक बात बताना चाहता हूं। हर जगह मेरे से यह सवाल किया जाता है कि भाई तुम्हारा नाम रावण किसने रख दिया, तुमने नाम रावण क्यों नहीं बदला? तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी ने मेरा नामकरण कर दिया था। जब मैं अपने मां के पेट में था, कहा कि लड़का होगा तो हम उसका नाम रावण रखेंगे, और साथियों मेरा नाम रावण रखा गया। और जब मुझे पढ़ लेने के लिए का मौका मिला तो मैंने अपने महापुरुषों के ऊपर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आरक्षण का जब लाभ मिला तो मैं 2nd क्लास गजेटेड अफसर बनकर के भोपाल में अभियोजन अधिकारी बना हूं। तो साथियों, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने भी हमारे समाज को जगाने का काम किया है, उसको इकट्ठा करने का काम किया है, उसकी ताकत बनाने की काम की है, तो उस महापुरुष को इस मनुवादी ताकतों के द्वारा, मनुवादी सत्ता के द्वारा हमेशा दबाया कुचला गया है, पछाड़ा गया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए इस देश के अंदर सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मैंने जिस विषय पर पीएचडी किया है उस विषय के जो प्रोदा हैं हमारे मानवर कांशीराम साहब, तो मानवर कांशीराम साहब का फोटो इस मंच पर लगा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को कि साथियों, राजनीतिक चेतना मानवर कांशीराम साहब ने पैदा की। तो कांशीराम साहब ने हमें एक चीज बताई थी, इस पेन के माध्यम से बताई थी कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू नहीं था, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू नहीं था, तो इस देश के अंदर इस प्रकार की खड़ी हुई व्यवस्था सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से खड़ी हुई व्यवस्था लागू थी। इस खड़ी हुई व्यवस्था में ऊपर ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय है, और उसके बाद वैश्य है, और नीचे शूद्र है। इस शूद्र वर्ण में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, जिसकी संख्या 100 में 85% है। ये बात किसने बताई? ये हमारे महापुरुष मानवर कांशीराम साहब ने बताई। अगर मैं मानवर कांशीराम साहब की बात करता हूं तो आप ये ना बात करें, ये ना सोचें कि मैं कोई राजनीति की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि हम किसी भी महापुरुष को सीमित दायरे में ना आके, किसी जमाने में भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों तक सीमित रखा गया। जितने भी लेखक हुए, जितने भी पत्रकार हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, सबने लिखा डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं, इस देश के नेता नहीं, पूरे दुनिया के नेता हैं। ऐसे महापुरुष को हमें कोटि कोटि बंदन अभिनंदन करने का प्रतिदिन करना चाहिए। तो साथियों, तो कांशीराम जी साहब की मैं जो बात कर रहा था कि कांशीराम की बात करने का मतलब किसी राजनीतिक पार्टी की बात करना नहीं है। कांशीराम का मतलब है एक विचारधारा, कांशीराम का मतलब है त्याग, समर्पण, कुर्बानी का नाम, कांशीराम का मतलब है एक युग का नाम, कांशीराम का मतलब है सोती हुई कौम को जगाने वाली आवाज का नाम। तो साथियों, कांशीराम के बिना हमें कभी भी सम्मान सुरक्षा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, जब मानवर कांशीराम साहब ने देश के अंदर राजनीतिक रूप से अपना मूवमेंट खड़ा किया,
जब 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो साथियों देश के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही थी। दो विचारधाराएं काम कर रही थी, एक गांधी जी की विचारधारा और दूसरी गोलवलकर की विचारधारा। गांधी की विचारधारा का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी और गोलवलकर की विचारधारा का मतलब होता है आरएसएस और बीजेपी। तो साथियों मानवर कांशीराम साहब ने जो समाज हमारा वर्षों से इन दोनों विचारधाराओं में, इन पार्टियों में काम कर रहा था, वहां से समाज को निकाला और एक तीसरी विचारधारा खड़ी की, और तीसरी विचारधारा थी फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिसका नाम था बहुजन बनाम अल्पजन की विचारधारा। तो साथियों कांशीराम ऐसे शख्स रहे और उनके रहते हुए आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर बढ़ा। लेकिन साथियों इस दुनिया में प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना होता है। मानवर कांशीराम साहब 2003 में बीमार पड़े और 2006 में हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन साथियों जिस बात का डर था, जिस बात की शंका थी, जिस बात का संदेह था, वही हुआ। और साथियों कांशीराम साहब के जाने के बाद उनकी राजनीतिक जो आंदोलन थी, जो उनका राजनीतिक जो मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहा था, कांशीराम साहब के जाने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर आज ध्वस्त हो गया है, वो खत्म हो गया है। आज अगर कोई बचा है, थोड़ी बहुत कहीं ताकत बची है, तो हम मान सकते हैं केवल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से बाहर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो गांधी और गोलवलकर की विचारधारा को रोक सके, जो कांग्रेस और पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। इसलिए साथियों हमने ये संकल्प लिया है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर ये संकल्प लिया है, मैं सेकंड क्लास गैजेटेड अफसर बना हूं पीएससी फाइट करके, और मैंने 24 सितंबर 2020 को मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। मैंने नौकरी से रिजाइन क्यों किया? क्योंकि देश के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 24 सितंबर के बाद चमचा युग प्रारंभ हो जाएगा। आज चमचों का राज है। हम कहते हैं कांग्रेस में मेरा भाई है, बीजेपी में मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, उसको टिकट मिल गया है, उसको जिता करके भेज दो। साथियों आज मध्य प्रदेश 63 साल का हो गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। 65 साल के मध्य प्रदेश में हर बार अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चुनाव जीत करके जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो गांधी और गोलवलकर की विचारधारा से जीत करके जाते हैं। वो पूना पैक्ट के कारण चमचा युग की पैदाइश है, वो चमचे और गुलाम हैं, इसलिए वो कभी हमारे काम नहीं आ सकते। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों हमने एक संगठन बनाया है मध्य प्रदेश में, यदि मैं उसकी बात ना करूं तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। उस संगठन का नाम है पिछड़ा शोषित समाज स्वयं सेवक संघ। एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PS5। PS5 पी से है पिछड़ा और 5वां S है शोषित समाज स्वयं सेवक संघ। इस संगठन के माध्यम से खास करके मैं हमारे गायक मंडलों को ये बात बताना चाहता हूँ, गायक कलाकारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि 14 मार्च को ग्वालियर में तानसेन कलाविद का में एक बड़ा आयोजन रखा गया है। उसमें हमने जो अच्छा गीत गाएंगे, जो सबसे अच्छा गाएंगे, उनको इनाम दिया जाएगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय। और जो सारे लोग जितने गायक कलाकार उसमें शरीक होंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे गायक कलाकार अधिक से अधिक उस कार्यक्रम में पहुंचे और हमारे महापुरुषों के गीत संगीत के माध्यम से लोगों के बीच में जन जागरूकता लाने का जो लोग काम कर रहे हैं, हम उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान देने का काम 14 मार्च को ग्वालियर में करने वाले हैं। तो साथियों आज हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी। मैं ज्यादा बात न रखते हुए एक महत्वपूर्ण बात, इस देश के अंदर यदि कोई लड़ाई है तो वो लड़ाई है विचारधारा की। वो लड़ाई कौन सी है? विचारधारा की। एक तरफ विषमतावादी विचारधारा है और एक तरफ समतावादी विचारधारा है। हम लोग समतावादी विचारधारा के कारण डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, दीवान, दरोगा, तहसीलदार, पटवारी बने हैं। समतावादी विचारधारा का यदि कोई प्रतीक है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान और जय भीम का नारा है। समतावादी विचारधारा का कोई प्रतीक है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और जय भीम का नारा है। लोग कहते हैं जय भीम क्यों बोले? हम इसलिए कहते हैं कि जय भीम इसलिए जरूरी है कि जब जय भीम नहीं था तो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
जब जय भीम नहीं था तो आपको वोट का अधिकार नहीं था, जब जय भीम नहीं था तो आपको संपत्ति का अधिकार नहीं था, जब जय भीम नहीं था तो आपको बंदूक रखने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीजें जिन लोगों के पास थी, जो खड़ी व्यवस्था मानवर कांशीराम साहब ने बताई, केवल इन लोगों के पास थी। ये बड़ी रूप से एक आरक्षण व्यवस्था थी जिसमें सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि जाति के आधार पर केवल ऊपर के लोगों को मिली थी। जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, केवल इन्हीं लोगों को जाति के आधार पर सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिली थी। और नीचे की जातियों के लोगों को, इनके नीचे की जो जातियां हैं जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं, हमारे साथी ने बताया कि 6743 जातियां हैं। इन जातियों को जाति के आधार पर क्या मिला? इन जातियों को जाति के आधार पर मिला अपमान, तिरस्कार, बहिष्कार, गुलामी, लाचारी, भुखमरी। यहाँ तक कि 2 ऐसी जातियां इस व्यवस्था में बनाई गई, चमार और भंगी, जिनको तो छूना भी पाप है, अभिशाप है। ये इस खड़ी व्यवस्था को मानवर हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इस खड़ी व्यवस्था को समतल कर दिया। तो ये समतावादी विचारधारा का आंदोलन है और हमें समतावादी मूवमेंट यदि चलाना है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जितनी जातियां हैं सब में हमें भाईचारा बनाना होगा। यदि हम भाईचारा बना करके लोकतंत्र के माध्यम से इन दोनों विचारधाराओं को, गांधी और गोलवर्ग की विचारधारा को हराने का यदि काम नहीं करते हैं तो कभी भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हमने 24 सितंबर को ही अपनी नौकरी छोड़ करके ये संकल्प लिया है कि हम 2 काम करेंगे। हम 2 कौन से काम करेंगे? मध्य प्रदेश में हम 2 काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि चमचा युग का अंत करेंगे। तो चमचा युग का अंत कैसे होगा? चमचा युग का अंत कैसे होगा, इसका हमने एक तरीका खोजा है। क्योंकि मैंने पढ़ने का मौका मिला तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे महापुरुषों के पढ़े, तो मैंने उसमें एक तरीका निकाला है। उसका तरीका क्या है? यदि हमें चमचा युग का अंत करना है तो चमचों को बढ़ाने का, चमचों को स्थापित करने का, चमचों को जिताने का जो पार्टियां काम करती हैं, कौन कौन सी पार्टियां काम करती हैं? गांधी की पार्टी और गोलवलकर की पार्टी, यानी कांग्रेस और बीजेपी। तो आप लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि कभी भी हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो हमेशा अपने आप चमचा युग खत्म हो जाएगा, चमचा युग अपने आप खत्म हो जाएगा। तो चमचा युग यदि खत्म करना है तो हमें दोनों पार्टियों को वोट देना बंद करना पड़ेगा। और दूसरा काम कौन सा करना है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिसकी प्रतिमा हमने लगाई है, तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी। क्या किताब लिखी? गांधी एंड कांग्रेस ने, गांधी एंड कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? हमारे हर पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों को, नौजवान युवाओं को इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो साथियों, इस बात से हमें यदि ये सीख मिलती है, बाबा साहब के ग्रंथों को, साहित्य को पढ़ने से हमें ये जानकारी मिलती है कि यदि बाबा साहब को खून के आंसू रुलाए, बाबा साहब को पूरे जीवन भर उनके सामने सूल, त्रिशूल, कठिनाइयों के बिखेरे, तो कौन लोग थे? वो सवर्ण जाति के लोग थे, वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वो मनुवादी लोग थे। यदि इन लोगों से आपको बदला लेना है, यदि इनका हिसाब बराबर करना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका हमने निकाला है कि उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने हमारे सच्चे, नेक, बहादुर, समाज के प्रति चिंतनशील शेर जो चुनाव जीत करके जाने वाले थे, वो पूना पैक्ट के माध्यम से रोक दिए। तो उन्होंने हमारे अच्छे लोग रोक दिए और पूना पैक्ट के बाद चमचे जाने लगे, गुलाम जाने लगे। तो हमने, उन्होंने हमारे अच्छे लोगों को रोक दिया। तो हमारा क्या अधिकार बनता है? हमारे पास क्या अधिकार है? वो है वोट का अधिकार। इस वोट के अधिकार से यदि उन्होंने हमारे अच्छे लोगों को सदन में जाने से रोका है, तो हम भी उनको सदन में जाने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? उसका दूसरा तरीका है, हमें यदि पूना पैक्ट का हिसाब बराबर करना है तो उसका तरीका है कि हमें सवर्णों को वोट देना बंद करना पड़ेगा। हम ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया को वोट देना बंद कर दें।
अपने आप उनके जनप्रतिनिधि सदन में जाना बंद हो जाएंगे। जैसे उन्होंने हमारे अच्छे लोगों को सदन में जाने से रोक दिया, चमचों को जाना प्रारंभ करा दिया, ऐसे यदि हमें चमचा युग का यदि अंत करना है और यदि उसका चमचा युग का अंत करना है तो हमें कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना बंद करना पड़ेगा, और पूरा पेट का यदि हमें बदला लेना है तो हमें सवर्णों को वोट देना बंद करना पड़ेगा। अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा। तो साथियों, जिस संगठन को मैं चला रहा हूं उस संगठन को पूरे मध्य प्रदेश में हम पूरे 30-35 जिलों में हमारी कार्यकारियां काम कर रही हैं। साथियों, मैं मानवर कांसीराम साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मैं उनके जीवन संघर्ष पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हर गांव गली मोहल्ले में मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे ऊर्जा मिल रही है, मुझे लोग उत्साह से भर देते हैं। जहां जहां भी मैं जाता हूं, मैं सागर संभाग में गया, मैं उज्जैन संभाग में गया, मैं रीवा संभाग में गया और मैं लगातार अभी 15 दिन से ग्वालियर संभाग में हूं। तो साथियों, हर जगह लोग कह रहे हैं, लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि कांसीराम साहब के आंदोलन को, उनकी विचारधारा को हमें मध्य प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा करना है। यदि हमें मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन को खड़ा करना है तो फिर साथियों आप लोग तैयार रहें। आने वाले समय में हमें वोट की ताकत मध्य प्रदेश में दिखानी होगी। यदि वोट की ताकत हम नहीं दिखाते हैं तो हमारे सारे आंदोलन, सारी क्रांतियां बेकार हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सारे लोग जानते हैं लगभग 3 महीने किसान आंदोलन को हो गए। सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। सरकार क्यों नहीं डरती? सरकार क्यों नहीं झुक रही? सरकार क्यों नहीं डर रही? इसलिए नहीं डर रही कि ये पूरा का पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है। ये किसानों का आंदोलन वोट को प्रभावित नहीं करता है, ये वोट की राजनीति नहीं है, इसलिए सरकार नहीं डरती। यदि सरकार को डराना है, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी संगठन, कोई भी विचारधारा यदि वोट को प्रभावित कर दे, सरकार को यदि पता लग जाए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ इससे मेरे वोट में अंतर पड़ेगा, इससे मेरा वोट खिसक जाएगा, तो सरकार आपसे डर जाएगी। सरकार वोट से डरती है, किसी आंदोलन से कभी नहीं डरती, किसी भी आयोजन से कभी नहीं डरती। तो साथियों, लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है, वोट का जो महत्व है, वो हमें कैडर कैंप के माध्यम से मानवर कांसीराम साहब ने जिस प्रकार से चलाए थे, हम PS5 संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गली गली मोहल्लों में, शहरों में, कॉलोनियों में 20-20, 50-50, 100-100 लोगों के कैडर कैंप आयोजित कर रहे हैं। उसके माध्यम से समाज को जगाने का, इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संगठन में आपके गांव से भी हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले, हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम मध्य प्रदेश में इन दोनों विचारधाराओं को रोक पाए और गांधी और गोलवलकर को हरा करके फुले साहू, डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम की विचारधारा का झंडा मध्य प्रदेश में गाड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हमने मध्य प्रदेश में नौकरी छोड़ करके 24 घंटा इस काम में हम लगे हैं। तो साथियों, आज इस मौके पर बहुत सारी बातें हमारे विद्वान साथियों ने आप लोगों को बताई। चूंकि मैं अपनी बात को खत्म करने से माता बहनें जो बैठी हैं उनको भी मैं कुछ बातें बताते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि चूंकि माता बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं कहूंगा तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। साथियों, बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने बताया है, लेकिन मैं एक सरल भाषा में कुछ बात बताना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों में भूत, मसान, प्रेत का बहुत ज्यादा डर होता है। भूत, मसान, प्रेत का इतना डर होता है कि बच्चा मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो फलानी काली है, वो पीली है, वो नीली है, और उसके पास चलो, लोड़ी के पास चलो, तमाम जो है धार्मिक पाखंड अंधविश्वास में जकड़ी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम रावण है और रावण का हर साल पुतला जलाया जाता है। वो बुराई का प्रतीक है कि भाई रावण तो बुरा है, उसको हर जला जलाओ। आप सोचिए कि मेरे पिताजी को डर नहीं लगा, मेरी माताजी को डर नहीं लगा, मेरे भाई को डर नहीं लगा कि वो जन्म लेते हुए मर जाएगा, कोई उसे एक्सीडेंट में मार देगा, कोई सांप काट लेगा, कोई भूत प्रेत मसान लग जाएगा। मैं नहीं मरा, आज 47 साल का आपके सामने खड़ा हूं। तो आप किसी भूत प्रेत आत्मा से न